हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए थे तथा अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम हुए थे, इस संदर्भ में चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से इस बात पर चर्चा करूंगी कि अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए थे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि अकबर की राजपूत नीति के कौन से परिणाम हुए थे। अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम उसके द्वारा जो कदम उठाए गए थे अपने राजपूत नीति को स्थापित करने के लिए, उसमें प्रमुखतः वैवाहिक संबंध आता है। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए प्रमुख राजपूत घरानों के राजकुमारियों से विवाह किया था। इस संदर्भ में हम आमेर के शासक भारमल की बेटी के विषय में चर्चा कर सकते हैं, जिससे राजकुमार सलीम का जन्म हुआ था। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत मारवाड़ और जैसलमेर के राजाओं से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भगवान दास की पुत्री से शाहजादा सलीम का विवाह हुआ था, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। इस संदर्भ में हम आमेर के राजा भारमल का उदाहरण दे सकते हैं तथा उसके पुत्र भगवान दास को अकबर ने 5,000 का मनसब प्रदान किया था तथा उसके पौत्र मान सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत बीकानेर के राय सिंह तथा जैसलमेर के भीमसेन को भी महत्वपूर्ण मनसब प्रदान किए थे। बिहारीमल और राजा टोडरमल को उच्च सैनिक पद भी दिए गए थे। इतिहासकारों का मत है कि लगभग 20% सैनिक पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की गई थी। राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के साथ अकबर ने अपने संबंध को मधुर बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उनसे संबंध स्थापित किए थे। इतिहास में इस बात का वर्णन है कि अकबर बीकानेर और बूंदी के राजपूत शासकों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता था, जिसके उदाहरण के रूप में हम 1593 ईस्वी की घटना का उल्लेख कर सकते हैं, जब बीकानेर के राय सिंह के दामाद की पालकी से गिरने के कारण मौत हो गई थी, तो अकबर मातम मनाने के लिए स्वयं राय सिंह के घर गया था। अकबर अपने राजपूत नीति को सुदृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए राजपूतों के साथ समानता का व्यवहार किया करता था। राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने इस बात पर ध्यान दिया था कि राजपूतों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और इस नीति के अंतर्गत अकबर ने मुसलमानों के सदृश अधिकार राजपूतों को प्रदान किए थे। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत इस बात पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया था कि जो भी राजपूत या हिंदू शासक उनसे युद्ध करता है और युद्ध में पराजित हो जाता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे शासकों को पूरा सम्मान प्रदान किया जाए। राजपूत नीति के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान दिया जाता था कि राजपूतों को तथा हिंदुओं को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध हो। मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाता था, साथ ही साथ पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त नए मंदिरों के निर्माण के लिए भी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। राजपूतों और हिंदुओं को इस बात की आज़ादी दी गई थी कि वे अपने त्यौहार और रीति रिवाज को हर्षोल्लास के साथ मना सके। इस संदर्भ में हम अकबर के राजमहल का उदाहरण दे सकते हैं, जहां अकबर की हिंदू रानियों को महल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की पूरी छूट दी गई थी। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत यह प्रयास किया था कि राजपूतों में जो सामाजिक बुराइयां हैं उसे समाप्त कर दिया जाए और इसके अंतर्गत अकबर ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया था। अकबर के द्वारा अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया गया था और साथ ही साथ विधवा विवाह के लिए राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत यह व्यवस्था की थी कि अगर कोई राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसके राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा जाएगा और वह राज्य मुगल शासक को सिर्फ जरूरत पड़ने पर सैन्य सुविधा उपलब्ध कराएगा और प्रतिवर्ष मुगल साम्राज्य को कर का भुगतान करेगा। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत अन्य जो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे उनमें हम यहाँ पे प्रमुखतः चर्चा कर सकते हैं। उसके द्वारा 1563 में हिंदू यात्रियों पर लगे धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया था। इसी क्रम में 1564 में जजिया कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अकबर ने हिंदुओं और राजपूतों पर लगे हुए अन्य कई करों को भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत हिंदू जनता और राजपूतों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए यह देखते हुए कि इन दोनों ही संप्रदायों में गाय का अत्यधिक धार्मिक महत्व है, अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत अम्बेर, बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। रणथंभौर तथा कालिंजर ने प्रारंभ में अकबर का विरोध किया था, परंतु बाद में उन्होंने अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। अकबर ने 1562 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन की मजार जो अजमेर में है के दर्शन के क्रम में राजा भारमल जो आमेर जयपुर के शासक थे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया था। बीकानेर के शासक कल्याणमल, मारवाड़ के शासक उदय सिंह तथा जैसलमेर और डूंगरपुर के शासकों से भी अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब आगे यदि हम और अधिक चर्चा करें राजपूत नीति के संबंध में तो यहाँ पे हमें निम्नवत इसकी चर्चा करनी होगी कि अकबर के संबंध चित्तौड़, रणथंभौर और कालिंजर के साथ किस प्रकार के रहे थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और उसके शासक उदय सिंह थे। मेवाड़ पर बिना अधिकार किए अन्य राजपूत राज्यों पर अधिकार करना संभव नहीं था। गुजरात की उपजाऊ भूमि की इस अभियान का कारण रहा था। चित्तौड़ के किले पर अकबर अक्टूबर 1567 ईस्वी में पहुंचा। दोनों के मध्य संघर्ष हुआ था। 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर आक्रमण अकबर के द्वारा किया गया। चित्तौड़ ख्वाजा अब्दुल मजीद असफ खां को सौंप दिया गया था। राणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई थी। रणथंभौर के संदर्भ में यहाँ पे यदि बात की जाए तो हम यह देखते हैं कि रणथंभौर के शासक जो थे वो राजा सुरजान राय थे। 1569 ईस्वी में अकबर ने स्वयं वहां आक्रमण किया। 1569 ईस्वी में ही किले पर अधिकार कर लिया गया था। सुरजान राय ने अंततः मुगलों के साथ संधि कर ली थी। कलिंजर के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम यह देखते हैं कि चित्तौड़ तथा रणथंभौर के पश्चात उत्तरी भारत में सिर्फ कलिंजर राजपूत राज्य अकबर द्वारा अधिकार में लाना बाकी रह गया था। 1569 ईस्वी में मजनून खान खाकशाल को कालिंजर के विरुद्ध भेजा गया था। कालिंजर के राजा को इलाहाबाद के पास जागीर प्रदान की गई थी और कालिंजर को मजनून खान को सौंप दिया गया था। अकबर ने नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर और भगवान दास ने जोधपुर और बीकानेर के शासकों को समर्पण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। अकबर ने बीकानेर की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। 1570 ईस्वी के अंत तक संपूर्ण राजस्थान पर अकबर का आधिपत्य कायम हो गया था। सिर्फ मेवाड़ और उसके अधीन राज्य शेष रह गए थे। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप कुशल और बहादुर राजपूत शासक था। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोनों पक्षों के मध्य लगातार संघर्ष होता रहा, परंतु 19 जनवरी 1579 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर को मेवाड़ पर अधिकार करने का मौका मिल गया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ को अकबर पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं कर पाया था। अकबर के राजपूत नीति के परिणामों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजपूत नीति का निर्माण किया था
और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, इसके कई परिणाम हमें दिखाई देते हैं। अकबर की राजपूत नीति के कारण अकबर की सेना को राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया था, जिसके कारण अकबर की सेना में 50,000 सर्वोत्तम घुड़सवार हो गए थे। राजपूत सैनिकों की वीरता के कारण मुगल सेना की एक नई पहचान बनी थी। अकबर की राजपूत नीति के कारण राजपूतों को भी कई आर्थिक और सामाजिक लाभ हुए थे। राजपूत राज्यों में शांति कायम हो गई थी। यही नहीं, शाही दरबार में राजपूतों को अच्छा वेतन, उच्च पद और मनसब तथा बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थीं। अकबर की राजपूत नीति ने भविष्य में मुगल सम्राटों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया था। अकबर की राजपूत नीति का अनुसरण हम देखते हैं कि जहांगीर और शाहजहां के द्वारा भी किया गया था। जहांगीर ने खचवाहा राजकुमारी, जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारी और जोधपुर की राजकुमारी से विवाह किया था। शाहजहां ने भी राजपूतों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार किया था। अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मध्य आपसी समझ एवं सामंजस्य का वातावरण उत्पन्न हो गया था, जिस कारण हिंदू मुसलमान एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझने लगे थे, उनके त्योहारों में भाग लेने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण कायम हुआ था। राजपूत नीति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम यह हुआ था कि भारत में मुगलों की मुकाबला करने का सामर्थ्य रखने वाली राजपूत जाति मुगल राज्य के शुभचिंतक बन गए थे। अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत राज्यों से मित्रता, वैवाहिक संबंध तथा प्रभुत्व स्वीकार कराकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसमें शांति व्यवस्था कायम रही थी। राजपूत नीति के अंतर्गत राज्य में संस्कृत, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला था। राजपूतों ने फारसी पढ़ने के साथ साथ कला और साहित्य की उपलब्धियों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण सहायता मिली थी। राजपूत शासकों ने अकबर को कई युद्धों में महत्वपूर्ण सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर ने प्रशासन के उच्च पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की थी, जिसके कारण अकबर के मुगल साम्राज्य का प्रशासन राजपूतों की योग्यता के कारण प्रभावपूर्ण ढंग से शासन कर सका था। अकबर के राजपूत नीति के कारण कई प्रकार के सामाजिक बुराइयों का भी अंत हुआ था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह के राजकीय संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण इससे भी सामाजिक उत्थान का दृश्य हमारे समक्ष आता है। अकबर की राजपूत नीति के कारण मुगल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई थी, जिस कारण व्यापार और वाणिज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था और देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार दृष्टिगोचर हुआ था। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप अकबर को आमीर तुर्क सरदारों पर अंकुश रखने और उनके विद्रोह एवं गतिविधियों का दमन करने में सफलता प्राप्त हुई थी। अकबर की राजपूत नीति अकबर की दूरदर्शिता का भी परिचायक है, क्योंकि अकबर ने राजपूत शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे, जिस कारण उसे राजपूत शासकों के द्वारा सैन्य मदद भी समय समय पर प्राप्त होता था, जिस कारण अकबर को युद्धों में अधिक आर्थिक व्यय नहीं करना होता था। राजपूतों की प्रतिष्ठा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा में कमी आई थी। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों द्वारा अधीनता स्वीकार करने के कारण राजपूतों के प्रतिष्ठा में कमी आई थी, जिसके कारण उनके द्वारा एक हिंदू बाहुल्य साम्राज्य की स्थापना की संभावना से अकबर सुरक्षित हो गया था। राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने दक्षिण भारत पर, बंगाल पर तथा अन्य राजपूत राज्यों पर जो आक्रमण किए थे, उससे उसे काफी धन भी प्राप्त हुआ था और आर्थिक लाभ हुआ था। राजपूत नीति के कारण हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता कायम हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का काफी विकास हुआ था। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप कई राजपूत राज्यों के साथ अकबर के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाने के कारण
तथा कई राजपूत राजाओं के द्वारा अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण दिल्ली आक्रमण से सुरक्षित हो गया था। राजपूत नीति का एक परिणाम यह था कि हिंदू जो अकबर और मुगल को विदेशी मानते थे, वैवाहिक संबंध और मित्रता के कारण हिंदू लोगों ने मुगलों को भारतीय समाज में स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर के राजपूत नीति का भारतवर्ष पर कई दूरगामी एवं व्यापक प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।